मेरे घर से धुआं उठ रहा था, काला मोटा धुआं जो मुंबई के आसमान को इतनी बुरी तरह काट रहा था जैसे ऊपर वाला भी मुझे चेतावनी दे रहा हो। अब भी नहीं समझोगे? मैं सिर्फ 10 मिनट दूर था। सब्जियों के 2 प्लास्टिक बैग हाथ में थे, दिमाग में वही रोज के छोटे छोटे हिसाब। इस महीने दूध महंगा हो गया है, गैस का बिल भरना है, और हां, कॉफी तो लेना भूल ही गया। पर जैसे ही मैंने अपनी गली में मोड़ लिया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी पकी उम्र की जिंदगी, मेरी यादें, मेरा घर, सब आग की लपटों में था। दोस्त, आगे बढ़ने से पहले एक काम कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि बुजुर्ग माँ बाप के साथ इज्जत से रहना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। इससे हमें और ऐसे सच्चे किस्से आप तक पहुंचाने की हिम्मत मिलती है। मैं कार से कूदकर बाहर आया। गर्मी इतनी तेज थी कि शीशे के उस पार से ही चेहरा झुलस रहा था। ये मेरा घर है। मेरी आवाज खुद मुझे ही अजनबी लगी। एक फायरमैन ने हाथ उठाकर रास्ता रोका। साहब, अंदर नहीं जा सकते, स्ट्रक्चर गिर सकता है, पीछे हो जाइए। मैंने कोशिश की, पर 2 जवान फायरमैन ने बाहों से पकड़कर पीछे खींच लिया। सामने वहीं रसोई थी, जहां मेरी पत्नी रेखा ने आखिरी बार मेरे लिए चाय बनाई थी, जहां मैंने अपने बेटे अर्जुन को पहली बार आमलेट बनाना सिखाया था। अब सिर्फ आग, धुआं और टूटती हुई दीवारें थीं। कुछ घंटों में सब खत्म हो चुका था। फायर ऑफिसर ने कहा, राजेंद्र जी, लगता है किचन के पुराने वायरिंग से शॉर्ट सर्किट हुआ। घर बचाना मुश्किल था। कोई और जगह है जहां आप रात गुजार सकते हैं? मेरे दिमाग में तुरंत अर्जुन का चेहरा आया, मेरा इकलौता बेटा, जिसे पढ़ाने के लिए मैंने 3 रेस्टोरेंट बेच दिए थे। है ना, बेटा है मेरा, मैंने खुद से कहा। रात के 8:30 बजे मैंने अर्जुन को फोन किया। हेलो पापा, बाद में कॉल करूं, मीटिंग में हूं, उसने आधे मन से कहा। अर्जुन, घर जल गया। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। सब चला गया बेटा, आज रात कहीं रुकना पड़ेगा, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर पीछे से टीवी की आवाज और बहू प्रिया की तीखी टोन। फिर से पापा, बोलो ना, हम अभी व्यस्त हैं। अर्जुन ने धीरे से कहा, पापा, अभी थोड़ा मुश्किल है, कल बात करते हैं। आप किसी होटल में रुक जाइए, मैं कल आकर सब देखता हूं। मेरे हाथ कांप गए। बस एक रात के लिए कह रहा हूं बेटा। प्रिया की आवाज साफ सुनाई दी। कहो ना, मुझे अपने घर में बूढ़ों की बू नहीं चाहिए। अभी से शुरू हो गए तो फिर कभी नहीं जाएंगे। अर्जुन ने फोन से थोड़ा हटकर कहा, प्रिया, धीरे बोलो, वो सुन लेंगे। मैं सब सुन चुका था। ठीक है। मैंने फौरन फोन काट दिया, इससे पहले कि मेरी आवाज टूट जाए। उस रात मैं सस्ते से लॉज में रुका। कमरे में नमी की बदबू थी। पुराना पंखा आवाज कर रहा था। मैंने बटुआ खोला। अंदर वह बैंक स्लिप थी जब मैंने अर्जुन की एमबीए फीस के लिए 30 लाख ट्रांसफर किए थे। वही रसीद जब मैंने उसके फ्लैट की डाउन पेमेंट के लिए 50 लाख दिए थे। फोटो निकाले, अर्जुन की कन्वोकेशन, उसकी शादी, नए घर की गृह प्रवेश, हर फोटो के पीछे मेरी कोई न कोई कुर्बानी छुपी थी। सुबह सोकर उठा तो दिमाग साफ था, दिल नहीं। मैंने अर्जुन को मैसेज किया, मैं आज सुबह तुम्हारे घर आ रहा हूं, बात करनी है। उत्तर आया, आज मत आइए, घर पर क्लाइंट आएंगे, प्रिया को परेशानी होगी। मैंने लिखा, मैं फिर भी आ रहा हूं, सिर्फ एक रात के लिए जगह चाहिए। करीब 40 मिनट बाद मैं उसके घर के सामने खड़ा था, वहीं बड़ा सा बंगला जहां की डाउन पेमेंट मैंने दी थी। डोरबेल दबाई। पर्दे के पीछे से प्रिया की परछाई दिखी। उसने अर्जुन की तरफ मुड़कर कुछ कहा। कई सेकंड बाद दरवाजा बस 4 इंच खुला, चेन अभी भी लगी हुई। प्रिया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, राजेंद्र अंकल, अभी टाइम सही नहीं है, घर में क्लाइंट आने वाले हैं, आप ऐसे अचानक। मैंने बीच में ही कहा, मेरा घर नहीं रहा प्रिया, सिर्फ आज की रात की बात कर रहा हूं, कल तक होटल ढूंढ लूंगा। वो पीछे हट गई। देखिए, सच्चाई यह है कि हमें अपने स्पेस की जरूरत है। मैं घर से इंटीरियर कंसल्टिंग करती हूं। बूढ़े लोगों की स्मेल से क्लाइंट डिस्टर्ब होते हैं। आप समझदार हैं, होटल में रहिए, हम बाद में देखेंगे। मैंने अर्जुन को आवाज दी, बेटा, बस 1 मिनट बात कर ले। वो कॉरिडोर से बाहर आया, पर मुझे आंख में नहीं देख रहा था। पापा, प्रिया सही कह रही है,
हम लोगों के भी अपने प्रेशर हैं। हम बाद में सब मैनेज कर लेंगे। अभी प्लीज जा जाइए। मेरे भीतर कुछ टूटने की आवाज आई। मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, नहीं अर्जुन, अब भी जो टूटा है उसे तुम सालों तक सुनोगे। और मैं वापस मुड़ गया। दरवाजा फिर से बंद हो गया, इस बार जोर से। गेट के बाहर कार में बैठा तो हाथ कांपना बंद हो चुका था। दिमाग अचानक बहुत साफ था। मेरे कॉन्टैक्ट्स में एक पुराना नंबर था, इमरान मलिक। 40 साल पहले जब उसके रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर फटा था, मैं ही उसकी जान बचाकर बाहर लाया था। तब वो संघर्ष कर रहा था। आज वही देश के टॉप अरबपतियों में गिना जाता था। मैंने कभी उससे कुछ नहीं मांगा। वो हमेशा कहता था, राजेंद्र, कभी जरूरत पड़े तो बस एक फोन करना। मैंने कभी किया ही नहीं, आज तक। उंगली थोड़ी कांपी, पर मैंने नंबर डायल कर दिया। हेलो। आवाज उम्र के साथ थोड़ी भारी हो चुकी थी, पर वही इमरान था। इमरान, मैं राजेंद्र बोल रहा हूं, याद है? 2 सेकंड की चुप्पी, फिर जोर से हंसी। पागल आदमी, तू अभी भी जिंदा है? कितने साल हो गए यार, सब ठीक तो है? बस यही सवाल सुनते ही गले में फंसा हुआ दर्द बाहर आ गया। मेरी आंखों से पानी बहने लगा। कुछ भी ठीक नहीं है इमरान। मैं फूट पड़ा। घर जल गया और मेरे अपने बेटे ने दरवाजा नहीं खोला। फोन के दूसरे छोर पर अचानक सन्नाटा छा गया। फिर उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी हो गई, जैसा मैं उसे बिजनेस में सुनता था। एड्रेस भेज, अभी। जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहना। 20 मिनट में पहुंच रहा हूं। मैंने मैसेज भेज दिया और कुछ ही देर बाद मेरी गली के मोड़ पर लोगों ने जो देखा वो शायद जिंदगी भर याद रखेंगे। एक काला रोल्स रॉयस धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। गली में खड़े बच्चे, पड़ोसी, यहां तक कि अर्जुन के घर के सामने वाली आंटी तक सब रुक कर देखने लगे। रोल्स रॉयस सीधे मेरे बेटे के बंगले के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। अंदर से इमरान मलिक उतरा। ग्रे दाढ़ी, सफेद कुर्ता, ब्लेजर, वही तेज नजरें। मुझे देखते ही वो तेज कदमों से मेरे पास आया। मेरी हालत देखी, फिर बिना कुछ कहे मुझे गले लगा लिया। तूने मुझे धुएं से निकाला था राजेंद्र, उसने धीरे से कहा। आज तू राख में खड़ा है तो क्या मैं घर में बैठा रहूंगा? अर्जुन और प्रिया दोनों दरवाजे पर आ गए। रोल्स रॉयस, अरबपति, और उनके सामने खड़ा उनका बेकार बूढ़ा बाप। प्रिया ने मुस्कान बदल ली। अब वो मीठी हो गई। नमस्ते, आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। उसकी आंखें इमरान की घड़ी और गाड़ी पर घूम रही थीं। इमरान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस मेरा कंधा पकड़कर कहा, चल, घर चल। प्रिया का अहंकार चुभ गया। आप ऐसे हमारे पापा को लेकर नहीं जा सकते। ये हमारे फैमिली मैटर हैं। इमरान ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आंखों में बर्फ जैसा ठंडापन था। गलत? ये उस आदमी का मामला है जिसने मुझे कभी जिंदगी दी थी। और तुम्हारी जानकारी के लिए, तुमने अभी अभी अपने सबसे बड़े एसेट को सड़क पर छोड़ दिया है। अर्जुन घबरा कर बोला, डैड, आप ऐसे नाराज मत होइए ना, बाद में बात कर लेते हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, कल रात मैंने तुमसे सिर्फ एक रात मांगी थी। तुमने मुझे होटल भेज दिया। आज मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं और जब लौटूंगा तो बाप नहीं, 21 साल का हिसाब मांगने वाला आदमी बनकर आऊंगा। इमरान ने रोल्स रॉयस का दरवाजा खोला। राजेंद्र, बैठ। हम ये लड़ाई सड़क पर नहीं, कोर्ट में जीतेंगे। मैं कार में बैठ गया। गाड़ी धीरे से आगे बढ़ी। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, अर्जुन वहीं खड़ा था। प्रिया उसके कान में कुछ बोल रही थी। शायद कह रही होगी, पहले ये पता करो कि ये अरबपति कौन है। कुछ देर बाद हम वर्ली सी फेस पार कर रहे थे। समुद्र की हवा अंदर आ रही थी, पर मेरे अंदर तूफान चल रहा था। सब बोल, इमरान ने कहा। एक भी बात छुपाई तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैंने सब बता दिया। कैसे मैं और रेखा ने छोटा सा ढाबा शुरू किया था, कैसे 3 रेस्टोरेंट बन गए, फिर रेखा को कैंसर हुआ, इलाज में सब गया। कैसे मैंने अर्जुन की पढ़ाई के लिए रेस्टोरेंट बेच दिए, MBA के लिए विदेश भेजा, शादी में पैसा लगाया, घर की डाउन पेमेंट दी, बिजनेस के नाम पर बार बार लाखों दी। और कैसे कल रात, जब मुझे सिर्फ एक बिस्तर चाहिए था, मेरे अपने बेटे ने यह कहा कि उसके घर में बुजुर्गों की बू नहीं चाहिए।
इमरान एक शब्द भी बीच में नहीं बोला। आखिर में उसने सिर्फ इतना पूछा, कुल कितना पैसा दिया है उसे? मैंने मोबाइल निकाला, बैंक स्टेटमेंट देखे, थोड़ा हिसाब लगाया। करीब 2.25 करोड़, शायद उससे भी ज्यादा। कई बार बिना पूछे ही दे दिया, लिखित में भी नहीं लिया। वो हंसा, पर हंसी में गुस्सा था। तू बिजनेस का शेर है और घर पर बकरी बन गया है ना? बच्चे के लिए आदमी सब भूल जाता है, मैंने धीमे से कहा। इमरान ने गर्दन हिलाई। गलती यही है, बाप एटीएम नहीं होता, इमोशन अलग, अकाउंट अलग। चल, पहले तुझे घर देता हूं, फिर दिमाग में कानून भरूंगा। उसका सी फेस वाली बिल्डिंग में फ्लैट नहीं, पूरा फ्लोर था। ओपन टेरेस, सी व्यू, गेस्ट रूम, सब मेरे लिए तैयार था। यहां रहेगा तू? उसने साफ कहा। जब तक चाहो। और सुन, अब तू अकेला नहीं है। तेरे बेटे ने जिस दिन दरवाजा बंद किया, उसी दिन मैंने ये केस अपना मान लिया। शाम तक उसके वकील, एडवोकेट मेहरा आ गए। मेहरा ने सारी डिटेल्स सुनी, बैंक ट्रांजैक्शन देखे, पुरानी रसीदें देखीं, जिन पर कहीं कहीं अर्जुन के साइन थे, लोन लिखकर। मेहरा ने कहा, राजेंद्र जी, ये सीधा सीधा एल्डर फाइनेंशियल अब्यूज है। आप जो पैसा दे चुके हैं वो कानूनी तौर पर लोन साबित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आपको मानसिक रूप से असक्षम दिखाकर आपका प्रॉपर्टी पे कंट्रोल लेने की बात की है। ये तो आपराधिक साजिश हुई। इमरान मुस्कुराया। सुना तूने? अब हम सिर्फ पैसे का केस नहीं करेंगे, इज्जत का करेंगे। मेहरा ने प्लान बनाया। सबसे पहले अर्जुन और प्रिया को एक लीगल नोटिस जाएगा, जिसमें पिछले 10 साल के सारे लोन और ट्रांजैक्शन की डिटेल होगी। उन्हें 40 दिन में रिपेमेंट या सेटलमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अगर वो इनकार करें या घुमाएं तो कोर्ट में केस और साथ में पुलिस में शिकायत। बुजुर्ग पिता से धोखा, आर्थिक शोषण और मानसिक उत्पीड़न। मेरे अंदर डर और राहत दोनों थे। मेरे बेटे को जेल भेज दोगे? मैंने संकोच से पूछा। इमरान ने गंभीर स्वर में कहा, जेल भेजना या नहीं भेजना बाद की बात है। अभी उसे यह समझाना जरूरी है कि बाप को ठुकराना फ्री का नहीं आता। कानून भी एक तरह की परवरिश है राजेंद्र। अगले दिन सुबह 9 बजे कुरियर बॉय ने अर्जुन के घर की घंटी बजाई। प्रिया ने साइन करके लिफाफा लिया, नाम पढ़ा, मेहरा एंड एसोसिएट्स, हाई कोर्ट एडवोकेट। रिपोर्ट्स और कैमरे हमें बाद में बताएंगे कि जब उसने नोटिस खोला तो उसका चेहरा कैसा पड़ा। उसमें साफ लिखा था, राजेंद्र प्रसाद, आपके पिता द्वारा आपको दिए गए कुल 2,15,000 रुपये की राशि, जिसे आपने बार बार लोन के रूप में स्वीकार किया, अब वापस मांगी जा रही है। 40 दिन के भीतर लिखित में प्लान दीजिए, वरना सिविल और क्रिमिनल दोनों कार्यवाही शुरू होगी। उसी शाम अर्जुन का फोन आया। मैंने स्पीकर ऑन किया। इमरान और मेहरा मेरे सामने बैठे थे। डैड, ये क्या है? वकील, नोटिस? आप हमें कोर्ट में घसीटेंगे? मैंने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हें 20 साल दिया, तुमने मुझे 20 मिनट भी नहीं दिए। अब बात अदालत करेगी। पर हम तो फैमिली हैं। उसकी आवाज टूट गई। फैमिली दरवाजा खोलती है, बंद नहीं। अभी के लिए तुम सिर्फ देनदार हो। और हां, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है, ताकि तुम्हें भी समझ आए कि पैसों और रिश्तों की वैल्यू क्या होती है। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर मैंने कुछ सुना जो शायद प्रिया ने चिल्लाकर कहा, फोन काटो अर्जुन, ये सब उस अरबपति ने इनके दिमाग में भरा है। हम भी वकील करेंगे, दिखाते हैं इन्हें। अर्जुन ने फोन काट दिया। इमरान ने मेरी तरफ देखा। अब खेल शुरू हुआ है, तैयार है ना? मैंने गहरी सांस ली। हां इमरान, इस बार बाप नहीं, इंसाफ मांगने वाला राजेंद्र कोर्ट में जाएगा। पर मुझे नहीं पता था कि अगले हफ्ते कोर्ट में जो होगा वो सिर्फ केस नहीं, हमारी पूरी फैमिली की इमेज बदल देगा। 3 दिन बाद खबर आई, अर्जुन और प्रिया ने भी वकील रख लिया है। नाम था एडवोकेट सूद। शहर में मशहूर मगर चालाक। उन्होंने कोर्ट में जवाब दाखिल किया। जो भी पैसा मिला वो उपहार था। पिता अब मानसिक रूप से अस्थिर हैं, आग के सदमे से परेशान हैं। उन पर एक अमीर दोस्त का गलत असर है। मेहरा ने फाइल बंद करके हंसते हुए कहा, ये लोग खुद ही फंसेंगे। इन्हें लगता है कि आप पागल साबित हो जाएंगे और सारे पैसे और प्रॉपर्टी पर इनका हका हो जाएगा। इसी के लिए उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की
कि मेरा मेंटल इवैल्यूएशन हो ताकि साबित हो सके कि मैं फैसले लेने के लायक नहीं हूं। इमरान ने मेरी तरफ देखा। तैयार है? इन्हें असली दिमाग दिखाते हैं। काउंसलर और साइकियाट्रिस्ट डॉ सीमा मेरे इमरान वाले फ्लैट में ही आईं। 3 घंटे तक उन्होंने मुझसे सवाल किए, याददाश्त, लॉजिक, कैलकुलेशन, पुराने बिजनेस के फैसले, यहां तक कि साइनिंग डेट्स तक पूछीं। मैंने सब आराम से, बिना गुस्से, सिर्फ फैक्ट्स के साथ बताया। किस साल कौन सा रेस्टोरेंट बेचा, कितनी कीमत में, अर्जुन की पढ़ाई पर कितना खर्च हुआ, किस तारीख को कौन सा लोन दिया। डॉक्टर ने आखिर में साफ कहा, आपकी मेमोरी और जजमेंट दोनों आपकी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। जो लोग आपको अस्थिर कह रहे हैं, शायद उन्हें अपने दिमाग का टेस्ट करवाना चाहिए। कोर्ट में सुनवाई का दिन आ गया। जज साहब ने दोनों पक्षों को देखा। एक तरफ मैं, साधारण कुर्ता पायजामा पर आंखों में साफी। दूसरी तरफ अर्जुन, प्रिया और उनका वकील, महंगे सूट, नर्वस चेहरा। सबसे पहले सूद ने तर्क दिया, महोदय, हमारे क्लाइंट्स ने अपने पिता का हमेशा ख्याल रखा है। जो पैसा मिला वो तो प्यार में मिला गिफ्ट था। अब आग के सदमे से पीड़ित पिता को एक अमीर आदमी भड़का रहा है। वो मानसिक रूप से असंतुलित हैं। मेहरा ने शांत चेहरे से कहा, माय लॉर्ड, अगर अनुमति हो तो मैं पहले एक रिपोर्ट पेश करना चाहूंगा। उन्होंने डॉ सीमा की रिपोर्ट रखी, जिसमें साफ लिखा था, मरीज पूर्णतः स्वस्थ, निर्णय लेने की क्षमता बेहतरीन, किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी या भ्रम नहीं। जज ने सूद की तरफ देखा। आपने तो कहा था ये सज्जन मानसिक रूप से अस्थिर हैं। लगता है आपकी जानकारी गलत है। फिर मेहरा ने दूसरा वार किया। उन्होंने वे सारे पुराने व्हाट्सएप और एसएमएस कोर्ट में दिखाए जिनमें अर्जुन खुद लिखता था, डैड प्लीज 10 लाख लोन दे दीजिए। डैड, इस लोन का मैं आपको ब्याज सहित वापस करूंगा। जज ने चश्मा उतारकर अर्जुन से पूछा, ये आपका नंबर और आपका ही मैसेज है ना? अर्जुन के पास झूठ बोलने की जगह नहीं थी। जी माय लॉर्ड। मेहरा ने मुस्कुराकर कहा, तो गिफ्ट कहां से आया? ये तो साफ साफ लोन लिखा है, और जब लोन है तो वापसी भी होगी। फिर उन्होंने आखिरी झटका दिया, एक प्रिंट आउट जिसमें प्रिया अपनी सहेली को मैसेज कर रही थी, बस पापा जी को कन्विंस कर लें कि वो मेंटली वीक हैं, फिर प्रॉपर्टी हमारे हाथ, बाद में किसी अच्छे ओल्ड एज होम में डाल देंगे, घर बेचकर लोन भी चुक जाएगा। पूरा कोर्टरूम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। जज की भौहें सिकुड़ गईं। ये आपका मैसेज है श्रीमती प्रिया। प्रिया के पास कोई बहाना नहीं था, बस हल्के से बोली, मैं मजाक कर रही थी। जज ने कड़क आवाज में कहा, बुजुर्ग पिता को ओल्ड एज होम भेजने की साजिश मजाक नहीं होती। उस दिन कोर्ट में फैसला नहीं हुआ, पर जज ने साफ साफ कहा, प्राइमा फेसी ये मामला एल्डर अब्यूज और आर्थिक धोखे का है। मैं अभी के लिए बेटे बहू को कड़ी चेतावनी देता हूं और सलाह देता हूं कि आप लोग कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करें, वरना कड़ी कार्यवाही होगी। बाहर निकलते ही मीडिया खड़ी थी। किसी ने माइक मेरे सामने कर दिया, सर कैसा लग रहा है? अपना ही बेटा ऐसा करे तो? मैंने बस इतना कहा, गलती मेरी भी है। मैंने उसे पैसे तो सिखाए, पर कदर नहीं सिखाई। अब कानून सिखाएगा। उसी शाम अर्जुन अकेले इमरान के घर पहुंचा। चेहरा सूझा हुआ, आंखें लाल। यह पहली बार था जब वो बिना प्रिया के आया था। पापा, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, मैं हार गया हूं। मैंने सोफे से उठे बिना पूछा, कोर्ट में, पैसों में या इंसानियत में? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तीनों में। प्रिया ने तलाक की फाइल डाल दी है। कहती है कि मैंने उसे धोखा दिया क्योंकि मैंने आपको केस करने दिया। बैंक घर की नीलामी की नोटिस भेज चुका है। और आप तो बस सच बोल रहे हैं, इसलिए आपको हारना भी नहीं है। कुछ देर तक सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई देती रहीं। मैंने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, इस हाल तक तुझे मैंने भी पहुंचाया है। हर बार तेरी गलती पर भी मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा। आज उसी कोई बात नहीं की कीमत तू चुका रहा है। सवाल यह नहीं कि मैं तुझे माफ करूं या नहीं, सवाल यह है कि तू खुद को बदलना चाहता है या नहीं। उसने बिना सोचे कहा, चाहता हूं पापा। अब बस डर लगता है। मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर आप केस पूरा करोगे तो मैं जिंदगी भर कर्ज में डूबा रहूंगा।
मेहरा और इमरान दोनों वहीं बैठे सुन रहे थे। मेहरा ने धीरे से कहा, राजेंद्र जी, कानून आपको पूरा पैसा दिला सकता है पर रिश्ता नहीं। आपको तय करना है कि आप सिर्फ हिसाब लेना चाहते हैं या सबक भी देना चाहते हैं। मैंने लंबी सांस ली। अर्जुन, देख, मैं केस वापस नहीं लूंगा, क्योंकि जो हुआ वो गलत था और उसे नाम देना जरूरी है, लेकिन मैं शर्तें बदल सकता हूं। वो तुरंत बोला, जो कहेंगे करूंगा पापा। मैंने शांत स्वर में कहा, पहली शर्त, तू नौकरी करेगा, बिजनेस नहीं। किसी और के लिए काम कर, नीचे से शुरू कर, तभी समझ आएगी कि महीने का 25,000 कैसे निकलता है। दूसरी, जितना भी कमाएगा उसमें से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट हमारे लोन के खाते में जाएगा। यह पैसा मुझे नहीं, मेरे नाम से बने सीनियर सिटीजन ट्रस्ट में जाएगा, जो उन बुजुर्गों की मदद करेगा जिनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं। तीसरी, तू हर महीने एक दिन उस ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे ओल्ड एज होम में जाकर सेवा करेगा। झाड़ू पोछा, खाना, जो भी काम मिले, वहां जाकर तू रोज देखेगा कि बुजुर्गों की बू कैसी होती है। अर्जुन चुप रहा। उसकी गर्दन झुक गई, पर आंखों में पहली बार जिद नहीं, शर्म और समझ दिखाई दी। और चौथी शर्त? उसने धीरे से पूछा। चौथी, ये सब कम से कम 5 साल तक लगातार करना होगा। एक भी महीने में धोखा दिया, झूठ बोला, पैसा रोका तो केस फुल फोर्स के साथ फिर से चलेगा। और इस बार मैं तुम्हारा